पन एक दूजे के वास्ते पार्ट 6। सानवी वॉशरूम में पहुंच जाती है और इधर कार्तिक जब वंश को देखता है तो खुशी से झूम उठता है। वो वंश को अपने पास बुलाता है और दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। कार्तिक वंश से पूछता है, यार भाभी कहाँ है? वो नहीं आई क्या यार? क्या आज भी तू उस रिया के साथ ही आया है? तुझे पता है ना कि मुझे रिया पसंद नहीं है, तो उसे छोड़ क्यों नहीं देता? अभी वंश कुछ बोलता कि तभी वहाँ रिया आ जाती है और कार्तिक को हाय बोलती है। तो कार्तिक बिना कुछ जवाब दिए वंश से बात करने में बिजी हो जाता है और रिया को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो गुस्से से पीछे की तरफ मुड़ती है और वो वॉशरूम की तरफ चली जाती है। दरअसल उसने शानवी को जब वॉशरूम जाते देखा तो वो जानबूझकर वंश से बात करने चली गई ताकि उसकी इम्पोर्टेंस उस पार्टी में बढ़ जाए, पर उसे वंश के इग्नोर करने से वो गुस्से में आ गई और शानवी से बदला लेने के लिए वॉशरूम की तरफ चल दी। वॉशरूम में शानवी खुद को देख रही थी और खुद से ही बोल रही थी, नहीं नहीं, तुमको उसके सामने नहीं आना है, नहीं उसे तुम्हारे बारे में पता नहीं लगने देना है, नहीं तो ये अच्छा नहीं होगा, नहीं मुझे अभी यहाँ से निकलना होगा, हाँ मुझे कोई बहाना बनाना होगा। तो ये बोलते वक्त बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, उसके पैर काँप रहे थे कि तभी उसको किसी के कदमों की आवाज़ आई। उसने सामने लगे आईने में देखा और उसको देखते ही उसकी आंखें डर से भर गई। वो राजेश था, कार्तिक का सौतेला भाई। वो कार्तिक से बस 1 साल छोटा था। वो एक शैतान था, जीता जागता शैतान था। उसने ना जाने कितने ही लोगों के मर्डर किए होंगे। ये सब तो उसके बाएं हाथ का खेल था। शानवी उसको देखकर डरते हुए पीछे मुड़ी। वो डरते हुए बोली, तुम यहाँ कैसे? मेरे पास मत आना वरना। शानवी को ऐसे देखकर राजेश जोर जोर से हंसने लगा और उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ते हुए बोला, वरना क्या क्या कर लोगी तुम? तुम्हें तो मैं कब से ढूंढ रहा था, अब जाके हाथ लगी हो? ऐसे कैसे जानू दूं तुम्हें? ये बोलते हुए वो शानवी के एक कदम पास पहुंच गया। शानवी उससे दूर जाने के लिए भागी, लेकिन उसने उसको कमर से पकड़ लिया और दीवार से चिपका दिया। शानवी रोने लगी। वो रोते हुए बोली, जाने दो प्लीज़, जाने दो, छोड़ दो मुझे। ये कहते हुए वक्त वो उसके बाहों से निकलने की कोशिश कर रही थी लेकिन निकल नहीं पा रही थी। राजेश उसके गले के पास आकर सांसों को तेज भरते हुए बोला, उफ, तुम्हारी ये खुशबू आज भी मुझे मदहोश कर देती है। उसने अपनी पकड़ शानवी के कमर पे और तेज कर दी। उसने जरा भी दया भावना नहीं थी। वो एक घटिया मुस्कान देते हुए बोला, वैसे तुमने छुपने की जगह बहुत अच्छी चुनी थी मुझसे। वंश मल्होत्रा, हाँ उसके बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता था, पर तुम तब तक ही सेफ थी जब तक मुझे तुम्हारा पता नहीं था। शानवी उसको डर के साथ गुस्से से देखते हुए बोली, छोड़ो मुझे, अगर वंश वो पता चल गया तो वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। राजेश उसकी तरफ हंसते हुए बोला, क्या क्या बताओगे उसे? उन 2 दिनों के बारे में उसे बताओगी जो तुमने मेरे कमरे में मेरे बिस्तर पर मेरे साथ बिताए थे? ये बताओगी? चलो माना तुमने बता दिया, लेकिन क्या तुम्हारी ये बताने के बाद वो तुम्हारा यकीन करेगा? शानवी ये सुनकर सहम गई। उसने मन ही मन सोचा, हाँ वंश मेरा यकीन क्यों करेंगे? मैं क्या कहूँ उसकी बस 4 साल के लिए उसकी बीवी, वो मेरा यकीन क्यों करेगा? ये सोचने के बाद उसकी आंखों से दर्द से भरे आंसू निकल आए। राजेश उसको इस तरह से तकलीफ में देखकर बहुत खुश था। उसने शानवी के मुंह को अपने एक हाथ से पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम अब तो पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। अब मुझसे तुम्हारे साथ फिर से वही सब करने का इंतजार नहीं हो रहा है। शानवी उसने सीने पर अपने हाथों को जोर जोर से मारते हुए बोली, छोड़ो मुझे घटिया इंसान, छोड़ो। तभी राजेश का फ़ोन रिंग किया। उसे एक कॉल आई। उसको सुनकर वो बोला, मैं अभी आधे घंटे में पहुंचता हूँ। ये बोलकर उसने कॉल कर दी और उसने शानवी के दोनों हाथ की कलाइयों को पकड़ लिया। बोला, नेहा। ये नाम सुनकर शानवी एकदम से शांत हो गई। वो उसको फिर से डर से देखने लगी। वो मुस्कुराता हुआ बोला, हाँ नेहा, वो सिंगापुर में है ना? शानवी उसको डर से भरे हैरान नज़र से देख रही थी। उसको ऐसे देखते हुए बोला, क्या हुआ हैरान? मुझे कैसे पता चला उसका? मुझे तो ये भी पता है कि वो कब क्या करती है। मेरे आदमी उस पर हर वक्त नज़र रखे हुए हैं।
जब तुम अचानक से गायब हो गई तो मुझे लगा कि कभी न कभी तो तुम उससे मिलने जरूर जाओगी, लेकिन तुम तो यहीं थी मेरी आंखों के नीचे और मैं तुम्हें ढूंढ भी नहीं पाया। अगर अब तुमने मुझसे दूर भागने की कोशिश भी की तो तुम्हारी एकमात्र बचपन की दोस्त नेहा, तुम्हारी सुख दुख की साथी नेहा को मेरे आदमियों का खिलौना बनने में देर नहीं लगेगी, समझी। अभी वो ये सब बोल ही रहा था कि तभी बाहर से उसका एक आदमी आया और उसने उसके कानों में कुछ कहा। उसके बाद राजेश ने सानवी को छोड़ दिया और बोला, तुम्हारा पति तुम्हें ढूंढते हुए आ रहा है, अपना चेहरा ठीक कर लो, मैं तुमसे जल्दी ही मिलूंगा डार्लिंग। ये बोलकर उसने सानवी के होठों को अपने अंगूठे से छुआ और फिर मुड़कर चला गया। उसके जाने के बाद सानवी वहीं फर्श पर बैठ गई और रोने लगी। रिया ने चुप कर ये सब देख लिया। उसे कुछ सुनाई तो नहीं दिया था, लेकिन वो एक नफरत भरी मुस्कान के साथ बोली, मुझे नहीं लगा था कि ये मौका इतनी जल्दी मुझे मिल जाएगा। अब तुम देखना सानवी, तुमको मैं कैसे बर्बाद करती हूँ। ये बोलते हुए वहां से चली गई। इधर वंश ने जब काफी देर तक सानवी को नहीं देखा तो उसको उसकी चिंता होने लगी। वो उसको ढूंढते हुए वॉशरूम तक पहुंचा। तब तक शानवी ने अपना मेकअप ठीक कर लिया था। वंश ने सानवी को आवाज लगाई तो शानवी बाहर आ गई। उसने अपने नजरों को नीचा कर रखा था। वंश उसको देखकर बोला, तुम ठीक तो हो ना। शानवी ने हाँ में सर हिला दिया तो वंश ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसको पार्टी हॉल की तरफ ले जाते हुए बोला, आओ मैं तुम्हें अपने दोस्त से मिलाता हूँ। उसने तुरंत कार्तिक को आवाज लगाई। कार्तिक, ये नाम सुनकर शानवी फिर से जम गई। उसको अपने किस्मत पे हंसी आ रही थी। वो जिस को चाहती थी वो तो उसको छोड़कर जा चुके थे, फिर क्यों उसको दोबारा उससे सामना करना पड़ रहा था। पर अब उसके पास कोई रास्ता भी तो नहीं था। आज नहीं तो कल उसे उसका सामना करना ही पड़ता। तो आज क्यों नहीं। कार्तिक ने जैसे ही अपना नाम सुना वो पीछे मुड़ा। उसने एक बड़ी सी स्माइल देते हुए वंश की तरफ देखा। फिर उसने उसके साथ खड़ी लड़की को देखा, जिसको देखकर उसने अपने बढ़ते कदमों को रोक लिया। उसकी मुस्कुराहट खत्म हो गई थी। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खींच ली हो। उसकी आंखों में प्यार, नफरत और दर्द तीनों ही भावनाएं दिख रही थी। उसकी आंखें भर आई। तभी वंश उसके पास आया और बोला, इनसे मिलो, माय वाइफ सानवी। शानवी ने कार्तिक की तरफ देखते हुए एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, हेलो। उसकी वो मुस्कान कार्तिक के लिए ऐसी थी जैसे मानो किसी ने उसके दिल में खंजर उतार दिया हो। उसने खुद को संभाला और एक नकली मुस्कान के साथ बोला, हेलो भाभी, मैं कार्तिक, वंश के बचपन का दोस्त। वंश ने आपको तो मेरे बारे में बताया ही होगा। ऐसा बोलते हुए उसने अपना एक हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ाया। शानवी ने ना चाहते हुए भी हाथ मिला लिया। कार्तिक ने उसके हाथों को कस के दबा दिया। शानवी को बहुत तेज दर्द हो रहा था, लेकिन वो उस दर्द के आगे कुछ भी नहीं था जो उसने कार्तिक को दिया था। वो उस दर्द को बर्दाश्त करते हुए मुस्कुरा रही थी और वो दोनों एक दूसरे के आंखों में देखे जा रहे थे और वंश ये सब बहुत ही चुपचाप से देखे जा रहा था। तभी वंश ने मजाक करते हुए बोला, अरे बस भी कर, अब छोड़ भी दे अपनी भाभी का हाथ। तो कार्तिक ने शानवी का हाथ छोड़ दिया। फिर हंसते हुए वंश को देखा और बोला, यार तूने बताया ही नहीं कि भाभी इतनी सुंदर है। वंश ने शानवी की तरफ देखा जो झूठी हंसी के लिए मुस्कुरा रही थी, पर फिर भी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। वंश बोला, वो तो है, आखिर बीवी किसकी है। कार्तिक ने वंश से कहा, तुझे मैं अपनी होने वाली वाइफ से मिलवाता हूँ। उसने आवाज लगाई। नैना। ये सुनकर नैना उसकी तरफ आते हुए बोली, हाँ बोलो कार्तिक। कार्तिक ने कहा, इनसे मिलो, ये है वंश और इनकी वाइफ शानवी। नैना ने जब शानवी को देखा तो वो बहुत ज्यादा डर गई। डर के कारण उसकी जबान लड़खड़ाने लगी। वो डरते हुए बोली, हाय, हेलो, आपसे मिलकर अच्छा लगा। शानवी ने भी उसको देखकर स्माइल किया और हेलो बोला। तभी उनके पीछे से किसी की आवाज आई, अरे भाई, यहाँ क्या हो रहा है। सभी लोग उस दिशा में देखने लगे। वो आवाज रायचंद ग्रुप के चेयरमैन विकास रायचंद की थी। रायचंद ग्रुप बिजनेस वर्ल्ड में जाना माना था, पर पिछले कुछ सालों से उनकी कंपनी की हालत कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही थी। वो धीरे धीरे उन लोगों की तरफ आया और वहां आकर वंश की तरफ देखकर बोला, ओह, तो मिस्टर वंश भी आए हैं यहाँ। फिर उसने शानवी की तरफ देखा। वो उसको वहां देखकर घबरा गया।
उसको इस तरह से देख कर नैना ने उसका हाथ धीरे से पकड़ लिया और उसको शांत रहने का इशारा किया। कार्तिक ने वंश से कहा, वंश इनसे मिलो, ये हैं मेरे होने वाले फादर इन लॉ। इन दोनों ने एक दूसरे को हेलो किया। कार्तिक बस एकटक शानवी को देखे जा रहा था। उसके मन में कई सवाल थे और वंश उसको ऐसा करते हुए देखे जा रहा था। उसके दिल में एक अजीब सा डर घर कर रहा था। तभी कार्तिक ने नैना को अपने तरफ खींचा और उसके कमर पर हाथ रखते हुए बोला, चलो डियर, पार्टी शुरू करते हैं। ऐसा बोलकर वो लोग वहाँ से चले गए। जाते वक्त भी कार्तिक शानवी को देखे जा रहा था। शानवी को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। उसे कार्तिक का ये बर्ताव बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो चाहती थी कि जाए और जाकर उसे सब कुछ बता दे। उसे बता दे कि उसकी प्यारी शानवी को बर्बाद करने के लिए पीछे से ये इंसान के खाल में छिपे भेड़िया हैं। वो देख रही थी उन सबको वहाँ। वो उनसे एक एक को पहचान रही थी। वो सभी उसकी बर्बादी का कारण थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी सिवाय उनको यूं अपने सामने देखकर मुस्कुराने। वह सभी एक हॉल की तरफ बढ़ गए। वहाँ पर सबके लिए बैठने के लिए इंतजाम किया गया था। रिंग सेरेमनी शुरू हुई और सभी ताली बजा रहे थे। शानवी भी फीकी मुस्कान के लिए बस तालियां बजाए जा रही थी। पूरे वक्त वो यही सोचती रही कि ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ। अगर सब कुछ ठीक होता तो आज उसकी जगह मैं वहाँ होती। वंश कभी शानवी को देखता तो कभी कार्तिक को। उसके दिल में एक बेचैनी सी हो रही थी। सेरेमनी के बाद कार्तिक ने माइक लेते हुए सभी से कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का यहाँ आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही खास है क्योंकि आज मैं अपनी लाइफ के बहुत इम्पोर्टेंट लोगों से मिला। आज मैं बहुत समय बाद अपने बचपन के दोस्त वंश से मिला और सबसे खास उनकी वाइफ शानवी भाभी से मिला। वंश वाइन का गिलास हाथ में लिए कार्तिक को देख रहा था। फिर उसने अपनी नज़र शानवी पर टिका दी, जो कुछ घबराई हुई थी और बस सर झुकाकर नीचे की तरफ देखे जा रही थी। फिर कार्तिक ने बोला, तो आज मैं अपने भाभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो स्टेज पर आए और हम सब के लिए एक गाना गाएं। और हाँ, कोई बहाना नहीं चलेगा, तो प्लीज़ हमारे लिए बस एक गाना। तो ज़ोरदार तालियां हो जाए मिसेस शानवी मल्होत्रा के लिए। सभी लोग तालियां बजाने लगे। वंश को कार्तिक पर बहुत गुस्सा आया कि बिना पूछे उसने उसे सबके सामने गाने को क्यों बोला। पता नहीं शानवी को गाना आता है या नहीं। उसने शानवी की तरफ देखा, थोड़ा चिंता के भाव से देखा, लेकिन इस समय भी उसने वाइन की गिलास अपने हाथों में पकड़ रखा था। सोफे पर महाराजाओं की तरह शान से बैठा था। उसने वाइन की सिप लेते हुए शानवी को देखा, जो अपनी जगह से ही खड़ी हो गई थी। पहले तो शानवी ने सोचा कि वो मना कर दे, लेकिन उसे याद आया कि अगर वो नहीं जाती है तो वंश की बेइज्जती हो जाएगी। इसीलिए वो उठ गई और स्टेज की तरफ चल दी। उसको यूं जाता देखकर वंश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उधर नैना भी गुस्से से लाल हो जाती है। वो शानवी को ऐसे देखती है जैसे वो उसको कच्चा ही खा जाएगी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी सिवाय मुस्कुराने के। उसने जब शानवी को देखा था तो वो तभी समझ गई थी कि ये सब अब आसान नहीं होने वाला। स्टेज पर पहुंचने के बाद शानवी पियानो बजाने को बैठी। वंश अपना सर नीचे किए हुए अपने ग्लास के वाइन को देख रहा था। तभी शानवी ने पियानो बजाना शुरू कर दिया। वंश ने जब पियानो की आवाज़ सुनी तो उसने अपना सर उठाया और हैरानी से शानवी को देखने लगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने सोचा कि शानवी एक अनाथ थी, तो उसने बहुत ही मुश्किल से अपनी पढ़ाई कंप्लीट की होगी। तो उसने पियानो बजाना कैसे सीखा। पियानो क्लासेस के तो बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज होते हैं। ये सब बातें वंश के दिमाग में चल रही थी। फिर उसने अपना दिमाग इन सब के बातों से हटा दिया और उसने शानवी की तरफ प्यार से देखने लगा। उसे शानवी पियानो के सामने बैठी बहुत ही सुंदर लग रही थी। कार्तिक भी उसे बहुत ध्यान से देख रहा था। वो ये जानता था कि शानवी को अपने दिल की बातें गानों में बोलना अच्छा लगता था। वो बस उसके दिल की बातों को समझना चाहता था। उसके होंठों पे जो मुस्कुराहट थी वो कहीं गायब सी हो गई और वो शांति से अपनी जगह बैठ गया और बस शानवी को देखने लगा। शानवी ने अपने आंखें बंद कर ली और गाना शुरू किया। ना दर्द है ना गम तेरे, ना इश्क है ना तेरी वो चाहते, हाँ खुश हूँ मैं तेरे बिना, ना मुझ में बची कहीं तेरी यादें, फिर क्यों आंखों में नमी, क्यों मैं रोती हूँ आज,
भी क्या खलती है तेरी कमी, क्यों मैं रोती हूँ आज भी। वंश जब सानवी की आवाज़ सुनता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। उसे वो आवाज़ इतनी ज़्यादा प्यारी लगती है जैसे इससे प्यारी आवाज़ उसने पहले कभी सुनी ही ना हो। लेकिन जब वो शब्दों पर ध्यान देता है तो उसे लगता है मानो किसी ने उसके सीने पर पत्थर रख दिया हो। उस आवाज़ में उसे बहुत दर्द का एहसास होता है। वो अपनी आँखों को छोटी कर लेता है और कार्तिक को ध्यान से देखने लगता है। वो कार्तिक भी बस शानवी को देखे जा रहा था। वंश को ये अच्छा नहीं लगता। वो अपने वाइन के गिलास को तेजी से पकड़ लेता है और वाइन पीने लगता है। शानवी कार्तिक को देखती है और आगे गाती है, तुमने कहा था साथ जिएंगे, होंगे जुदा ना हम कभी, हाथ थे थामे चलता रहूं मैं, वक्त ये ले जाए कहीं, झूठी है ये सारी बातें कसमें, सारे वादे प्यार के, दफन मैं उनको होकर आई जश्न में अपने हार के, तो फिर क्यों आंखों में आंसू थे। वंश ने ये सब देखा, फिर वाइन पीने लगा। उसके सीने में दर्द हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके दिल को निकाल लिया हो। उसने गिलास पर अपनी पकड़ और तेज कर ली। थोड़ी देर बाद सब बातों में व्यस्त हो गए। वंश की नज़रें सानवी को खोज रही थी। हालांकि उसके पास बहुत से लोग खड़े थे और उससे सम्मान के साथ बात कर रहे थे, लेकिन वंश की आंखों में एक खालीपन था। जब सानवी उसको दिखाई नहीं दी तो उसने अपनी नज़रें कार्तिक को खोजने के लिए घुमाई, लेकिन उसे वो भी कहीं नहीं दिखाई दिया। उसकी आंखें और गहरी हो गई। उसने इधर उधर देखा, फिर मन ही मन सोचा, शानवी तुम कौन हो, आखिर क्या राज है तुम्हारा। जब दोनों ही वंश को पार्टी में नजर नहीं आए तो वंश उनको खोजता हुआ बाहर की तरफ चला जाता है। उसने अपने एक हाथ में वाइन की ग्लास पकड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो अगर आज उसे उस उदासी में डूबने से कोई बचा सकता है तो वो बस वाइन है। उसने ब्लैक कलर का सूट पहन रखा था। उसके जिस हाथ में वाइन थी उसमें उसने अपनी सिल्वर वॉच पहन रखी थी और अपना एक हाथ अपने पॉकेट के जेब में डाल रखी थी। उसने अपने चेहरे पर अपने अंदर चल रहे तूफान को नजर नहीं आने दिया। उसे देखकर लग रहा था जैसे कोई घमंडी राजा अपने महल में चला जा रहा था। उसने अपने कदमों को चलते हुए रोक लिया और अपने आप को एक पोल के सहारे खड़ा कर लिया। वो जहाँ खड़ा था वहाँ अंधेरा था जिससे कोई उसको देख नहीं सकता था, पर वो सामने खड़े उन दोनों को देख सकता था। उसे पता था कि आज उसका दिल टूटने वाला है, फिर भी वो खुद को उनकी बातों को सुनने से रोक नहीं पाया। वो शांत भाव से उन्हें बस देखे जा रहा था। कार्तिक ने शानवी के एक हाथ को पकड़ लिया और उसकी आंखों में देख रहा था और उसने बोला, मुझे यकीन नहीं होता, पहले मैं, फिर मेरा भाई और अब मेरा दोस्त। मैं तो ये सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतना गिर जाओगी, पैसों के लिए कुछ भी करोगी। मुझे ये पता ही नहीं था तुम्हारे इस भोले शक्ल के पीछे इतनी चालाक और लालची औरत छुपी है। मुझे तो पता ही नहीं था। ये बोलते समय उसने सानवी की कलाई को बहुत कस के पकड़ रखा था। सानवी को बहुत दर्द हो रहा था, पर उससे ज़्यादा दर्द तो उसे उसकी कही बातों से हो रहा था। उसका एक एक शब्द ऐसे लग रहे थे मानो कोई हजारों सुइयां उसके जिस्म में चुभोए जा रहा हो। उसने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, छोड़ो छोड़ो मुझे कार्तिक, कोई देख लेगा, छोड़ो मुझे, मैं अब किसी की बीवी हूँ, छोड़ो मुझे। कार्तिक हंसा और हंसते हुए उसने सानवी को देखा और उसके हाथों को उसके पीठ के पीछे ले जाकर पकड़ लिया और उसको अपने करीब कर लिया और बोला, बीबी? कैसी बीबी? किससे झूठ बोल रही हो तुम? तुम्हें क्या लगता है कि मुझे पता नहीं कि वो तुमको छूता भी नहीं है? वो तो तुम्हारे ही सामने किसी और के साथ वो सब करता है। वो तो तुम्हें उस काबिल भी नहीं समझता और खुद को उसकी बीवी कहती हो। अरे मैं तो तुम्हें मुझे धोखा देने के लिए माफ़ भी कर देता, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी लालची होगी कि अपने आप को बेच दोगी। ये सुनकर सानवी ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी आंखों से बेतहाशा आंसू निकल पड़े। वंश ये सब सुन रहा था। उसने वाइन की ग्लास को इतनी तेज पकड़ा कि वो उसके हाथों में ही टूट गया और उसके हाथों से खून निकलने लगा और उसने अपने आप में ही बोला, नहीं, तुम वो लड़की नहीं हो सकती, नहीं। उसका दिल भी उस ग्लास की तरह टूट चुका था। उसकी आंखों में शानवी के लिए गुस्सा उतर आया। कार्तिक ने जब शानवी की आंखों से आंसू निकलते देखा तो उसको बहुत तकलीफ हुई। उसको शानवी उस वक्त
बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। ऐसी लग रही थी मानो वो कोई निर्दोष हो। कार्तिक बहक गया। उसने सानवी को पीछे के दीवार से लगा दिया और उसके होठों पे किस करने के लिए उसकी तरफ झुकने लगा। सानवी ने जब उसको ये करते देखा तो उसने कार्तिक को धक्का देना शुरू कर दिया और बोली, कार्तिक, तुम ये क्या कर रहे हो? मैं अब किसी और की बीवी हूँ। छोड़ो मुझे, गलत है। छोड़ो, ऐसा मत करो। कार्तिक उसको और कस के पकड़ लेता है और बोलता है, क्या गलत? जब तुमने मेरे साथ होते हुए भी मेरे भाई के साथ वो सब किया तो तुम्हें गलत लगा, तो फिर आज मेरे साथ वो सब करने में गलत कैसे? वंश तो तुम्हें कभी छुएगा भी नहीं, तो फिर क्यों? सानवी ने जब ये सुना तो उसका दिल पूरी तरह से टूट गया। उसने कार्तिक को जोरों से धक्का दिया और उसके गालों पर एक चांटा कस के लगा दिया और बोली, कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। मुझे हैरानी हो रही है कि मैंने तुमसे प्यार कैसे किया। तुम भी बाकियों के जैसे नीच हो। और हाँ, वंश मेरे पति हैं। वो आज नहीं तो कल मेरे पास ही आएंगे। अगर मुझे उनका 10 साल तो क्या पूरी ज़िंदगी अगर इंतज़ार करना पड़ा तो मैं करूँगी, लेकिन अब ये मेरा शरीर, मेरी आत्मा सब वंश का है। ये बोलकर सानवी पीछे मुड़ी और रोते हुए बाहर की तरफ चली गई। वो भागकर कार में पहुंच गई और उसमें बैठकर रोने लगी। कार्तिक वहीं खड़ा उसको जाते हुए देखता रहा। फिर उसने अपना हाथ कस के सामने को दीवार में मारा और चिल्लाता हुआ वहीं फंस कर बैठ गया। उसने अपने सिर को अपने दोनों पैरों के बीच कर लिया और रोते हुए बोलने लगा, क्यों क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? मैंने तो तुम्हें अपना सब कुछ माना था, तो फिर क्यों किया? क्यों चली गई तुम मुझे बिना बताए? मैं तुम्हें माफ़ कर देता तो जो भी तुमने मेरे साथ किया, लेकिन तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई? क्यों? और फिर वो रोने लगा। वंश उसको देख रहा था। उसने सब कुछ देखा, सब कुछ सुना था। जब सानवी ने उसे अपना पति कहा, उसे सिर्फ उसकी कहा, उसका पूरी जिंदगी इंतजार करने को कहा, तो उसकी टूटी हुई उम्मीदें वापस लौट आई। उसने सब कुछ अब सानवी के मुंह से सुनने का फैसला किया और वो भी गया और जाकर शांति से कार में बैठ गया। और जब सानवी ने उसको देखा तो वो बोली, सॉरी, मैं बिना बताए चली आई। मुझे अंदर कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तो वंश ने कुछ नहीं बोला। उसने साफ हाँ बोला और फिर शांति से अपनी आंखें बंद करके आराम करने लगा। सानवी भी अपने आंसुओं को छिपाते हुए विंडो से बाहर देखने लगी। सानवी को क्या पता था कि आज की काली रात उसके लिए खत्म नहीं हुई थी। इसे तो अभी और गहरा और काला होना था। शायद ये सानवी के लिए सबसे लंबी रात होने वाली थी। ये रात उन दोनों की जिंदगी बदलने वाली थी। दोनों अपने घर पहुंच जाते हैं। वंश उतरकर सीधा घर में चला जाता है। शानवी भी उतरकर घर में जाती है। वंश लिविंग रूम के सोफे पर बैठ जाता है और अपने कोट को उतार कर साइड कर देता है और अपनी टाई को ढीला करने लगता है। उसके चेहरे पर कोई भी भावनाएं नहीं थी। सानवी बोलती है, मैं अपने कमरे में जाती हूँ, गुड नाइट। वंश उसको बिना देखे बोलता है, एक गिलास पानी। शानवी बोलती है, अभी लाती हूँ, और वो एक गिलास पानी लाकर वंश को देती है। कमला अपने घर जा चुकी थी। जब सानवी पानी वंश को देती है तो उसकी नज़र वंश के हाथ की तरफ जाती है तो वो खून देखकर घबराते हुए बोलती है, खून? आपके हाथों से तो खून बह रहा है। वो वंश का हाथ पकड़ लेती है। वंश उसको यूं करते बस देखता है। सानवी पूछती है, आपको चोट कैसे लगी? वो उसके चोट पर पट्टी लगाती है। वंश बस उसको देख रहा था। बस उस वक्त सानवी उसको बहुत प्यारी लग रही थी। वो थोड़ी देर के लिए सानवी को कुछ भूल जाता है। तभी उसकी नज़रें सानवी के हाथ की कलाइयों पर पड़े दाग पर जाती है जो कार्तिक के कस के पकड़ने की वजह से पड़ गए थे। वंश को सब याद आने लगता है। उसका चेहरा एक बार फिर से गंभीर हो जाता है। वो सानवी से पूछता है, सानवी, मैं अगर कुछ पूछूंगा तो क्या सच सच जवाब दोगी? तुम्हें पता है कि मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उम्मीद है तुम मुझसे झूठ नहीं बोलोगी। सानवी थोड़ा डरती है और फिर हिचकिचाते हुए बोलती है, हाँ। वंश उसके तरफ ध्यान से देखता है और फिर पूछता है, क्या तुम कार्तिक को पहले से जानती हो? सानवी उसका सवाल सुनकर चौंक जाती है, फिर कुछ सोचती है और बोलती है, नहीं, मैं उसे नहीं जानती हूँ। वंश उसका झूठ सुन के गुस्से से आग बबूला हो जाता है। वो अपने हाथों की मुट्ठियाँ बना लेता है और सानवी की तरफ घूरते हुए बोलता है, क्या तुम सच बोल रही हो?
मैं ये आखिरी बार पूछ रहा हूँ। शानवी को अब कार्तिक से जुड़ी कोई बात नहीं करनी थी। अब वो उसको याद भी नहीं रखना चाहती थी। उसने वंश को देखा, फिर अपने जगह पर खड़ी हुई और बोली, मैं उसे नहीं जानती हूँ और आप भी मुझसे कोई सवाल मत पूछिए। ये मत भूलिए कि हम लोगों ने पहले ही डिसाइड किया था कि हम दोनों ही एक दूसरे के प्राइवेट लाइफ में कोई दखल नहीं देंगे। तो फिर आप क्यों पूछ रहे हैं? वंश इस बात से इतना नाराज हो जाता है कि वो गुस्से से उठता है और शानवी के हाथ को बहुत जोर से पकड़ लेता है और उसको अपने रूम में ले जाता है और उसको अपने बेड पर गिरा देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है और उसके गले पर अपने हाथों को रखता है और उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? तुमने उस आदमी को चोट पहुंचाया है जिसे मैं अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मानता हूँ। तुमने तो उसको मरने के लिए छोड़ दिया था। तुम्हारी वजह से उसने खुदकुशी करने की कोशिश की। हमेशा खुश रहने वाला इंसान को मैंने दुख के साए में जाते हुए देखा है और उन सब की वजह से तुम थी। ये सब बोलते हुए वंश की आंखों में आंसू थे, क्योंकि इस समय जो लड़की उसके सामने थी वो वह लड़की थी जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता था और सबसे ज़्यादा नफरत भी। पर आज उसके प्यार पर उसका गुस्सा भारी पड़ गया था। जब शानवी ने ये सुना कि कार्तिक ने खुद को मारने की कोशिश की, तब वह अंदर तक टूट गई और अब उसको ज़िंदगी से ज़्यादा मौत आसान लग रही थी। उसने वंश के हाथों से अपना हाथ हटा लिया। वंश ने उसकी तरफ नफरत से देखा और फिर उसने उसके गले पर अपनी पकड़ तेज कर दी और बोला, बताओ क्यों किया तुमने ऐसा, क्यों किया? उसकी आंखों से आंसू शानवी के चेहरे पर गिर रहे थे। उसने शानवी को देखा और उससे बोला कि जी तो चाहता है कि तुमको मैं जान से मार डालूं। पर वंश को एहसास होता है कि शानवी अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं कर रही है। उसको एक अजीब से डर ने घेर लिया। उसने शानवी के चेहरे की तरफ देखा तो मुस्कुराई जा रही थी। वंश अपने होश में आया। उसने उसकी गर्दन से अपनी पकड़ ढीली कर दी तो शानवी ने उसके हाथों को पकड़ लिया और बोली, नहीं ऐसा मत करो, मार दो मुझे, मार दो मुझे वंश, मैं जीना नहीं चाहती, मुझे मुक्ति दे दो, प्लीज़ मुझे मार दो, मुझसे ये दर्द अब बर्दाश्त नहीं होता, मुझे मार डालो। ये बोलते हुए उसके हाथों से अपना गला दबाने लगती है। वंश जब उसको ऐसा करते देखता है तो वो अपने हाथों को पीछे की तरफ खींचता है और उसकी आंखों में देखता है जिसमें उसे सिर्फ निराशा, सच्चाई और बहुत सारा दुख दिखता है। वंश उसको छोड़ देता है और खड़ा हो जाता है। फिर वो वंश के कंधों को पकड़कर बोलता है, क्यों किया तुमने ऐसा? बताओ, बताओ मुझे, क्यों? तुम जीना क्यों नहीं चाहती? बताओ मुझे, क्यों छोड़ा तुमने उसको? अगर तुम उससे इतना ही ज़्यादा प्यार करती थी तो क्यों धोखा दिया तुमने उसे? शानवी रोते हुए बोलती है, मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, मैंने उसे कभी धोखा नहीं दिया, वो मैं थी जिसके साथ गलत हुआ। वंश ने जब ये सुना तो थोड़ी देर के लिए वो सहम सा गया, बस शानवी को देखे जा रहा था। फिर उसने शानवी की तरफ देखा और बोला, धोखा नहीं दिया, गलत हुआ? क्या गलत हुआ है तुम्हारे साथ? आखिर क्या मजबूरी थी तुम्हारी? बताओ मुझे, बताओ, मुझे सब जानना है। शानवी अपनी आंखों से आंसू पोंछती हुई और वंश के सामने खड़ी होकर अपने कपड़े निकालने लगती है। वंश जब उसको ये करते देखता है तो उसको कुछ समझ नहीं आता है। वो उसको ऐसा करने से रोकता है और बोलता है, ये तुम क्या कर रही हो? शानवी उसकी तरफ देखते हुए अपने कपड़ों को निकालती है और बोलती है, आपको जानना था ना कि क्या गलत हुआ था मेरे साथ, मेरी क्या मजबूरी थी? तो देखिए, ये थी मेरी मजबूरी। वंश ने अपने आंखों को बंद कर लिया था। शानवी ने फिर कहा, देखिए मुझे, देखिए मेरी तरफ। वंश अपनी आंखें खोलता है। वो अपने सामने शानवी के शरीर को देखता है जिस पर बहुत सारे दाग बने हुए होते हैं। उनको देखकर वो पूरी तरह से टूट जाता है। उसके अंदर जैसे दुख का सैलाब उमड़ आया होता है। उसने तुरंत सामने रखे चादर को उठाया और उससे शानवी को ढक दिया। उसने उसको गले से लगा लिया और कुछ देर तक वैसे ही लगा रहा जैसे वो खुद को समेटने की कोशिश कर रहा हो। शानवी बस बोले जा रही थी, मैंने उसे धोखा नहीं दिया, और फिर वो भी धीरे धीरे शांत हो गई। शानवी को वंश के बाहों में बहुत सुकून मिल रहा था। वो अपने आप को पता नहीं क्यों पर उसकी बाहों में बहुत महफूज महसूस कर रही थी। कुछ देर के बाद वंश ने उसको अपने गले से लगाते हुए बोला, किसने किया है ये? उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। वो अपने आप को रोने से रोक रहा था। बताओ मुझे। उसकी आंखों में खून उतर आया था। बताओ मुझे, सब कुछ जानना है, सब कुछ। शानवी उसको सुन रही थी। उसने मन ही मन कहा, क्या वंश रो रहे हैं? उसने शानवी की तरफ देखा और उसके आंखों में देखते हुए बोला, बताओ मुझे, किसने किया है ये? मैं बाद
वादा करता हूँ उसको मैं मौत से भी ज़्यादा बुरी सज़ा दूंगा, उसे बर्बाद करके रख दूंगा, चाहे वो कोई भी हो, उसको मुझसे अब कोई नहीं बचा पाएगा। शानवी हैरान नज़रों से बंस को देखती है। उसकी आंखों में आंसू भर आता है। शायद ये पहली बार था जब उसे किसी ने उसको अपनेपन का एहसास कराया था, इतना महफूज महसूस कराया हो, किसी ने उसके लिए बदला लेने की बात कही हो। शानवी ने हाँ में अपना सर हिला दिया और बोली, मैं सब कुछ बताऊंगी। दोस्तों, कहानी का अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी, ज़रूर देखिएगा।